हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज की इस क्लास में भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम मार्च में होने वाला है या फिर अप्रैल में होने वाला है, आप सभी इस क्लास को लास्ट तक देखें। और इससे पहले हमने एक क्लास आपके लिए और कराया है, आप उस क्लास को भी देखिएगा। इसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है ट्रिपल सी मार्च अप्रैल एग्जाम 2023 नाम से। तो उस प्लेलिस्ट में सारे क्लास आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपने क्लास छोड़े हैं या जो भी क्लास आपसे छूट जाता है तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी साथी आ चुके हैं सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दें ताकि और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। बाकी रेगुलर आप सभी अपने मॉक टेस्ट भी करते रहें। मॉक टेस्ट आप www.triplec.com पर कर सकते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, पेटीएम के फाउंडर हैं, यानी निम्न में से पेटीएम के फाउंडर आपको बताने हैं। पेटीएम के फाउंडर कौन हैं? ऑप्शन दिया है विजय शेखर शर्मा, नवीन तिवारी, रितेश अग्रवाल या इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? पेटीएम के फाउंडर कौन है? जल्दी से जवाब करना है सभी बच्चों को जो भी क्लास में प्रेजेंट हैं, क्लास में आ चुके हैं। पेटीएम के फाउंडर कौन है आप सबको आंसर देना है। और यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, विजय शेखर शर्मा पेटीएम के फाउंडर हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, पेटीएम कब लॉन्च किया गया? आपको बताना है पेटीएम कब लॉन्च किया गया, ठीक है? या पेटीएम की स्थापना कब की गई, ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अगस्त 2010, यानी पेटीएम की शुरुआत कब ही 2010 में हुई, याद रखना है सभी बच्चों को। अगला सवाल है, गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को बुकमार्क करने के लिए हम डैश दबाते हैं। गूगल क्रोम क्या है? एक ब्राउज़र है, एक वेब ब्राउज़र है। और वर्तमान पेज को अगर हमें बुकमार्क करना है तो हम कौन सी कुंजी प्रेस करके उसे बुकमार्क कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ कंट्रोल डी दिया है, कंट्रोल बी दिया है, कंट्रोल शिफ्ट बी दिया है और कंट्रोल शिफ्ट जे दिया है। तो बुकमार्क करने के लिए क्या आपको शॉर्टकट की यूज़ करना पड़ेगा? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा पहला, कंट्रोल डी। बुक मार्क करना है तो आप कंट्रोल के साथ में डी को प्रेस कर सकते हैं। इससे हमारा जो भी करंट पेज होगा वो बुक मार्क हो जाएगा और फिर आगे फ्यूचर में कभी भी उसे देख सकते हैं। टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी परतें होती हैं, मीन कितनी लेयर होती हैं? तो कई बार आपसे पूछता है टीसीपी आईपी में कितनी लेयर होती हैं, कई बार आपसे पूछता है ओएसआई में कितनी लेयर होती हैं। दोनों इंपॉर्टेंट हैं। कल के क्लास में आपने ओएसआई लेयर के बारे में समझा था और आज पूछा है टीसीपी आईपी के बारे में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, टीसीपी आईपी मॉडल में 4 लेयर यानी 4 लेयर होती हैं। अब टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो टीसीपी आईपी मॉडल में 4 लेयर होती हैं, ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, एसएमटीपी द्वारा प्रयुक्त पोर्ट है। एसएमटीपी द्वारा कौन सा पोर्ट इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा पोर्ट नंबर इस्तेमाल होता है? तो एसएमटीपी का मतलब क्या होता है? एसएमटीपी का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये होता है इसका पूरा नाम, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके। और मेल को अपलोड करने के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल काम करता है। यहां पर अगर पोर्ट नंबर की बात करें तो इसका पोर्ट नंबर कितना होता है? 25 होता है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा नेटवर्क का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है? निम्न में से किसका नेटवर्क का परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? इसमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेटवर्क का परीक्षण करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? पिंग। ऑप्शन हमारा यहां पर हो जाएगा बी करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, वाईफाई का पूर्ण रूप होता है यानी फुल फॉर्म क्या होता है? तो वाईफाई का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? वाईफाई का फुल फॉर्म क्या आता है? वायरलेस फाइडेलिटी होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर, वायरलेस फाइडेलिटी होगा, ये फुल फॉर्म होता है, ठीक है, वाईफाई का। अब एक सवाल और इसमें बनता है कि वाईफाई में पासवर्ड की लेंथ क्या होती है, मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ क्या होती है? तो वाईफाई का जो पासवर्ड है वो मिनिमम हम 8 कैरेक्टर का रख सकते हैं और मैक्सिमम 63 कैरेक्टर का रख सकते हैं। तो 8 to 63 ये वाईफाई का पासवर्ड होता है।
मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ आपको याद रखना है। हार्डवेयर एड्रेस को डैश के रूप में जाना जाता है। जो हार्डवेयर एड्रेस होता है उसे हम किस रूप में जानते हैं? तो देखिए, कंप्यूटर में कभी भी अगर आपसे हार्डवेयर एड्रेस की बात की जाए कि भाई हार्डवेयर एड्रेस क्या होता है, तो सिंपल सा एक नाम याद रखना है, मैक एड्रेस। ये आपको याद रखना है, मैक एड्रेस या मैक पता, ये हार्डवेयर का एड्रेस होता है। आपके कंप्यूटर में एक होता है एनआईसी कार्ड होता है, जिसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं। एनआईसी कार्ड होता है और इस एनआईसी कार्ड को ही लैन कार्ड भी बोलते हैं, है ना, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम लैन कार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो इसका अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे मैक एड्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यह एक फिजिकल पता होता है, फिजिकल एड्रेस होता है, और इसका साइज अगर आपसे पूछा जाए तो 48 बिट का होता है, 48 बिट का होता है। तो यहाँ पर आपका मैक एड्रेस सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, क्या परिणाम होगा इक्वल सीलिंग 119,11 119,11 की वैल्यू आपसे पूछी है, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, ये आपको बताना है। इसका रिजल्ट क्या होगा? तो देखिए, सीलिंग जब भी दिया होगा तो आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। 119 यहाँ लिखा, यहाँ 11 लिखा आपने, और सीलिंग दिया गया है, तो हमें बढ़ते क्रम में देखना है। और देखना क्या है, 119 को हम 11 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, पूरा पूरा विभाजित हो जाना चाहिए। अगर 119 पूरा विभाजित हो जाएगा तो 119 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो हम बढ़ते क्रम में देखेंगे, जैसे 119 अगर 11 से आप विभाजित करोगे तो नहीं होगा, तो आप देखो फिर इसके ऊपर यानी बढ़ते क्रम में कौन सा नंबर आएगा, इसके बाद 120 नंबर आएगा, तो ये 11 से होगा, ये भी नहीं होगा। फिर थोड़ा और आगे बढ़ो तो 121 आएगा, 121 आएगा जो कट जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 121 आपका राइट आंसर होगा। यानी यहाँ पर जो सीलिंग दिया जाएगा वो बढ़ते क्रम में आपको देखना है, और वो नंबर जो 11 से कट जाए इस नंबर के बाद। इसी प्रकार से सेम एक फार्मूला और आता है फ्लोर करके, ठीक है, फ्लोर आता है, और अगर फ्लोर दिया जाएगा तो यहाँ जो पहली वैल्यू है और जो लास्ट वाली वैल्यू होगी, बस आपको लास्ट वाली वैल्यू से पहले वाली वैल्यू को डिवाइड करना है। अगर वो डिवाइड हो रहा है तो वही आंसर हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो फ्लोर में घटते क्रम में देख लेना है, रूल सेम रहेगा, एक जैसा ही है। ठीक है, अगला सवाल देखो, आप एईपीएस से कर सकते हैं, एईपीएस से आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर आपको देना है। आप एईपीएस से क्या कर सकते हैं? कैश विड्रॉ कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, या ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। एईपीएस के बारे में कल वाली क्लास में भी हम आपको समझाए थे। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है ना। बहुत सारे छोटे छोटे ग्राहक सेवा केंद्र हैं जहां जाकर आप पैसा जमा कर सकते हैं, अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं, बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं। तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत हम सारे काम कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी, कैश विड्रॉ, ये सारे ही कार्य हम कर सकते हैं एईपीएस सिस्टम के माध्यम से। अगला सवाल है, निम्न में से मैसेंजर का उदाहरण बताना है। मैसेंजर मीन किसका एग्जाम्पल है? जो मैसेंजर है, फेसबुक मैसेंजर की यहाँ पर बेसिकली बात की गई है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? सोशल साइट है, इंस्टेंट मैसेजिंग का है, ई कॉमर्स का है, या नन ऑफ दीज है? फेसबुक मैसेंजर किसका एक एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। तो हम आपको सबसे पहले कल ही हमने क्लास में बताया था, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक मैसेंजर हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये सब इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। शॉर्ट में इसको आईएम के नाम से भी जाना जाता है, इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर्गत ये सभी आते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर रियल टाइम में कम्युनिकेट कर सकते हैं, रियल टाइम में आप चैट कर सकते हैं। तो जिस एप्लीकेशन पर रियल टाइम में आप चैट करें तो वो आपका आईएम का एग्जाम्पल होता है, वो इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर्गत आ जाता है। अगला सवाल है, ई टिकटिंग प्रणाली कब शुरू की गई? यहाँ पर 12 में आपको बताना है ई टिकटिंग प्रणाली की शुरुआत कब की गई। आंसर आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा बताओ। ई का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग प्रणाली कब शुरू की गई? ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 अगस्त 2005 को इसकी शुरुआत की गई। अगला सवाल है, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन देखिए इस सीरीज में, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो इस सीरीज में जैसा क्लास 1 हम आपको करा चुके हैं, क्लास नंबर 2 आप देख रहे हैं, जितने भी क्लास मिलेंगे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होंगे। हम आपको बोलें या ना बोलें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सभी क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। सो हर एक प्रश्न को बहुत अच्छे से समझना है, किसी भी क्लास को मिस नहीं करना है, किसी भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
और सभी क्लासेस के पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कल वाला पीडीएफ हमने आप सबके लिए प्रोवाइड कर दिया है, टेलीग्राम पर हमने इसका लिंक भी भेजा था, या फिर आप वेबसाइट पे जाके भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है ये पूछा है, तो आंसर में एसबीआई हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल है, जब हमें किसी मेल का उत्तर देना होता है तब हम डैश करते हैं। मान लिया कोई मेल हमारे पास आया है और उसका उत्तर हमें देना है, आपने मेल किया और हमें उसको उत्तर देना है वापस से, तो हम उसे फॉरवर्ड करेंगे, रिप्लाई करेंगे, सेंड या कंपोज करेंगे। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते जाओ। यहाँ पर देखो, जब हमें उत्तर ही देना होगा उसी व्यक्ति को जिसने मेल किया है, तो हमें रिप्लाई करना पड़ेगा। कई बार ये पूछते हैं कि आपके पास जो मेल आया है उस मेल को अगर आप किसी थर्ड पर्सन को भेजना चाहते हैं तब क्या करेंगे, तब हम उस मेल को फॉरवर्ड करते हैं, है ना, तब उसको हम फॉरवर्ड कर देंगे, जिसको भी भेजना है उसके पास पहुंच जाएगा, लेकिन रिप्लाई करने में उसी व्यक्ति के पास पहुंचेगा जिसने हमारे पास भेजा है। ओके, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, एटीएम कार्ड पर कौन सा नंबर नहीं होता है। ये सब बहुत ही पॉपुलर सवाल हैं, आपके ट्रिपल्स एग्जाम में पूछे जाने वाले जो सबसे पॉपुलर सवाल हैं वो सब आप सभी पढ़ रहे हैं इस पूरी सीरीज के अंदर। एटीएम कार्ड पर कौन सा नंबर नहीं होता है। देखो, एटीएम कार्ड पर सीवीवी नंबर होता है क्या, आपने कहा यस होता है। डेबिट कार्ड नंबर होता है क्या, यस होता है। पिन नंबर होता है क्या, नहीं होता है। तो यही नहीं होता है। जो आपका एटीएम या डेबिट कार्ड होता है, आप देखोगे बैक साइड में, तो एक बैक साइड में ऐसे पट्टी ऐसी होती है ना, एक स्ट्रिप होती है, और यहाँ पर आपका सीवीवी नंबर लिखा होता है जो 3 डिजिट का रहता है। कितने का रहता है, 3 अंकों का रहता है। ये वाला नंबर तो होता है। अब अगर कभी आपसे पूछा जाए कि भाई सीवीवी नंबर डिजिट तो आपको पता है, बट सीवीवी का फुल फॉर्म बता दो, तो अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। फुल फॉर्म सभी बच्चे याद रखेंगे, अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ये फुल फॉर्म होता है सीवीवी का, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ठीक है, तो ये भी होता है, डेबिट कार्ड नंबर भी होता है। अब अगर ये सवाल बने आपसे कि भाई आपका जो डेबिट कार्ड है वो कितने डिजिट का है, डेबिट कार्ड नंबर कितने अंकों का होता है, तो क्या बताओगे, जो डेबिट कार्ड आपका होता है ना वो 16 डिजिट का होता है। ये सब चीज़ें आप नोट करो अपनी कॉपी पे, 16 अंकों का होता है, 16 डिजिट होते हैं आपके डेबिट कार्ड में। ओके, ये पिन नंबर नहीं है, डेबिट कार्ड का नंबर है, और सीवीवी 3 का होता है। उसके बाद पिन की बात करें तो ये हमारा जो पिन है ना, ये डेबिट कार्ड पर नहीं लिखा होता है, आपको बस याद रखना होता है। और पिन की संख्या कितनी होती है, 4 डिजिट की होती है, पिन की संख्या 4 अंकों की होती है। इतनी बात याद रखना है, इससे अलग कोई सवाल इसमें डेबिट कार्ड से फिर नहीं पूछा जाएगा। एक और बस पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि अगर आपसे कभी पूछें अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड की अगर बात करें, इसमें सीवीवी कितने का होता है, तो इसमें सीवीवी आपका 4 डिजिट का होता है। ठीक है, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में सीवीवी 4 का होता है, बाकी 3 का होता है। बस इसके अलावा यहाँ से कोई सवाल नहीं बनेगा। डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट सेफ रहते हैं, डिजी लॉकर में क्या डॉक्यूमेंट सेव रहते हैं यानी सुरक्षित रहते हैं। डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट सुरक्षित यानी सेफ रहते हैं, एकदम सही है, ऑप्शन पहला हो जाएगा, ट्रू होता है एकदम। गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है डिजी लॉकर, जहां पर आप अपने दस्तावेज रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, और डिजी लॉकर में आप डॉक्यूमेंट को सीधे फेच कर सकते हैं, सीधे फेच कर सकते हैं, सीधे मंगा सकते हैं। ठीक है, लिब्रो ऑफिस राइटर विंडो ऑफ करने की शॉर्टकट की क्या होती है, यानी लिब्रो ऑफिस राइटर विंडो बंद करना है, क्लोज करना है, तो विंडो क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी। आप राइटर में हैं और आपको विंडो बंद करना है, तो सिंपल है, कंट्रोल W आप प्रेस करेंगे, कंट्रोल W से हम विंडो क्लोज कर सकते हैं, कंट्रोल Q से हम लिब्रो ऑफिस सूट बंद कर सकते हैं, यानी पूरा ही लिब्रो ऑफिस बंद करना है तो कंट्रोल Q दबाएंगे। अगर हम केवल राइटर की विंडो बंद करना चाहते हैं तो कंट्रोल W प्रेस करेंगे, या हम कैल्क की विंडो बंद करना चाहते हैं, या फिर हम इम्प्रेस की विंडो बंद करना चाहते हैं तो केवल हम कंट्रोल W प्रेस कर सकते हैं। अगला सवाल है, विंडोज को अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से बेहतर डैश की वजह से माना जाता है। विंडोज को अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से बेहतर क्यों माना जाता है या किसकी वजह से माना जाता है। डॉस, GUI, कमांड प्रॉम्प्ट, XP। आंसर आप सबको बताना है, तो बहुत ही सिंपल है, याद रखना है, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की वजह से, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
ईमेल संदेश के सिग्नेचर में अधिकतम कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं? यहां पर कौन सा राइट आंसर होगा? ईमेल संदेश के सिग्नेचर में, देखिए जब भी आप किसी को मेल करते हैं या कोई मेल आपके पास आता है तो आपने ध्यान दिया होगा उस मेल में सबसे लास्ट में लिखा होता है थैंक्स करके लिखा होता है ना। तो इस प्रकार से और उस कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल रहता है ना। कंपनी का लोगो हो सकता है, उसका नाम हो सकता है, उसका एड्रेस या फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर हो सकते हैं। तो इसको बोलते हैं सिग्नेचर वाला ये पार्ट होता है। इसमें हम कितने करेक्टर ऐड कर सकते हैं? 10,000 10,000 करेक्टर हम सिग्नेचर में ऐड कर सकते हैं। अगला सवाल है लिब्रो ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का नाम क्या होता है? तो कैल्क में अंतिम कॉलम का नाम आपसे पूछा गया है, लास्ट कॉलम कौन सा होता है? अब देखो यहां पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर हम लिब्रो ऑफिस का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको देखेंगे तो कॉलम की संख्या बढ़ चुकी है। तो अब जो कॉलम हो गए हैं लिब्रो ऑफिस कैल्क के अंदर जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें हो गए हैं 16,384। ठीक है, 16,384 हो गए हैं। अब यहाँ जो 16,384 कॉलम है ये तो नंबर आपको पता लगा, बट इस कॉलम का नाम क्या होगा? तो FXD इसका नाम होगा। एफ, ठीक है, यहाँ XFD इसका नाम होगा, मैंने उल्टा बोला है। यहां पर आपसे पूछा गया है लिब्रो ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का नाम क्या होगा? जो लास्ट कॉलम होता है लिब्रो ऑफिस कैल्क में उसका नाम आपसे पूछा है। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि लिब्रो ऑफिस का अगर लेटेस्ट वर्जन आप यूज कर रहे हैं तो लेटेस्ट वर्जन में जो कॉलम की संख्या है वो इंक्रीज कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। पहले अगर आप देखेंगे तो कॉलम की संख्या थी 1024, और जब 1024 कॉलम हुआ करते थे तो लास्ट कॉलम का नाम था AMJ। ठीक है, लेकिन अभी जो देखेंगे 16,384 ये नंबर हो गया है आपका कॉलम का। तो अब जो हमारा लास्ट कॉलम बनेगा वो बनेगा XFD। तो लास्ट कॉलम का नाम क्या होगा? XFD होगा। ये अंतिम कॉलम का नाम है। 16,384 कॉलम है टोटल। पहले देखेंगे तो 1024 थे। अब देख लेना है आपके एग्जाम में जो सवाल ऐसा पूछा जाता है तो उसमें क्या दिया है ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो 16,384 है। अगला सवाल है कौन सा सॉफ्टवेयर आपको वेब पर उपलब्ध जानकारी को एक्सेस करने में मदद करता है? ठीक है, कोई भी वेब पर जानकारी है उसको एक्सेस करने में कौन सा सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प करता है, आपकी मदद करता है? यानी वेब पर उपलब्ध जानकारी को एक्सेस करने में आपकी मदद कौन करता है, कौन हेल्प करता है? गूगल क्रोम करता है, मोजिला फायरफॉक्स करता है, सफारी करता है, या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी, क्योंकि गूगल क्रोम भी ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स भी ब्राउजर है, सफारी भी ब्राउजर है, ये सभी ब्राउजर हैं। तो यहाँ पर डी हो जाएगा। ये सभी हमारी हेल्प करते हैं वेबसाइट तक पहुँचने में या जो भी वेब पर जानकारी है उसको एक्सेस करने में। अगला सवाल है WAIS बैस का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पर इसका पूरा नाम आपको बताना है। इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट से आपको आंसर देना है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर होता है बैस का फुल फॉर्म। इंटरनेट डैश का इस्तेमाल करता है। इंटरनेट किस प्रकार का इस्तेमाल, इंटरनेट किसका इस्तेमाल करता है? निम्न में से किसका इस्तेमाल करता है? सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, हाइब्रिड स्विचिंग, इसमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट पर जो भी डेटा ट्रेवल करता है वो किस प्रकार से पहुंचता है? डेटा इंटरनेट पर आप किस प्रकार से एक्सेस करते हैं या किस प्रकार से डेटा ट्रांसफर होता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। इंटरनेट में जो डेटा होता है वो पैकेट्स के रूप में ट्रांसफर किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है वेबसाइट का प्रथम पेज माना जाता है। 24 में आपसे पूछा गया है जो वेबसाइट होती है उसका जो पहला पेज होता है, फर्स्ट पेज होता है, उसे हम मेन पेज कहते हैं, उसे हम होम पेज कहते हैं, उसे हम दोनों बोल सकते हैं, या इसमें से कोई नहीं। देखो वैसे तो आपको लग रहा होगा कि भाई वेबसाइट का प्रथम पेज को मेन पेज भी कहते हैं तो क्या दिक्कत है ना, या फर्स्ट पेज कहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ों के नामकरण हो जाते हैं। नामकरण से मतलब ये है कि कुछ चीज़ों के एक सही नाम रख दिया जाता है, तो वही आपको फिर बताना पड़ेगा। तो जो वेबसाइट का प्रथम पेज होता है जिसे हम मेन पेज भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक सही आंसर आप दोगे जो करेक्ट होगा, जिसमें नंबर आपको मिलेगा, वो होगा ऑप्शन बी, होम पेज। ठीक है, क्या होगा? होम पेज। यानी ये वेबसाइट का हमारा कैसा पेज होता है? होम पेज होता है। इस होम पेज पर सभी
बाकी जो पेजेस होते हैं उनके लिंक्स दिए रहते हैं, वहाँ क्लिक करके हम अदर पेज पर जा सकते हैं जो भी उस वेबसाइट में है। लेकिन वेबसाइट का जो मुख्य पेज है, जो आप वेबसाइट पर जब विजिट करते हैं और पहला पेज आपके सामने आता है, उस पेज का नाम जो है वो होम पेज ही रखा गया है, इसको ध्यान रखना है, होम पेज ही आपको बताना है। इंटरनेट का जनक माना जाता है, इंटरनेट का जनक या पितामह किसे माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर यहां होगा ऑप्शन बी, विंड सर्फ को इंटरनेट का जनक या पितामह माना जाता है। इंटरनेट के द्वारा डैश कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रयोग होता है, इंटरनेट के द्वारा किस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी। और अगर इसके खोजकर्ता की बात करें, टीसीपी आईपी के खोजकर्ता कौन है, तो विंड सर्फ ही इसके खोज करता है। ठीक है, विंड सर्फ ही इसके खोज करता है टीसीपी आईपी के। इंटरनेट से कनेक्ट प्रत्येक कंप्यूटर कहलाता है, इंटरनेट से कनेक्ट प्रत्येक कंप्यूटर क्या कहलाता है, क्लाइंट सर्वर, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, इसमें से कोई नहीं। तो देखिए, इंटरनेट से अगर कोई कंप्यूटर कनेक्ट है, मीन अगर कम से कम 2 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं, तो वो क्लाइंट या सर्वर हो सकते हैं, क्लाइंट होगा या सर्वर होगा। ठीक है, अब दोनों में अंतर कैसे समझोगे, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा वो सर्वर होगा और जो सर्विस ले रहा होगा वो क्लाइंट होगा। IMAP का अर्थ क्या होता है, IMAP का अर्थ क्या होता है, बोलो। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, तो यहां पर ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, बी हो जाएगा। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, ये आपका IMAP का फुल फॉर्म है। तो आज का सेशन, आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी। उम्मीद करता हूं आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छा लगा हो, इसको लाइक करना है, शेयर करना है। और जो भी साथी CCC का कंप्लीट बैच लेना चाहते हैं, तो अभी आप सभी 349 में बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी को CCC बाईफाशिली मोबाइल एप्लीकेशन पर आना होगा, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और पेड कोर्स में जाकर जब भी आपका एग्जाम है, अगर आपका मार्च में एग्जाम है तो आप मार्च वाला बैच ज्वाइन करें, अगर आपका अप्रैल में एग्जाम है तो अप्रैल वाला बैच ज्वाइन करें। और आज आप सभी के लिए मई एग्जाम के लिए भी बैच लॉन्च हो गया है, तो एप्लीकेशन पर देखेंगे वहां पर एक नया बैच आपको देखने को मिलेगा जो कि मई एग्जाम के लिए होगा। उस बैच में भी आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, जो साथी अभी अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे या आगे करने वाले हैं। आज 1 मार्च है और आज से लेकर 31 मार्च तक आप कभी भी फॉर्म भरते हैं तो आपका एग्जाम कब होगा, आपका एग्जाम मई 2023 में होगा। और इसके लिए तैयारी हमने आज से ही मतलब शुरू करवा दी है, बैच आज आपका लॉन्च हो गया है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर स्टार्ट है, यहाँ पर क्लास आपके 6 मार्च से स्टार्ट कर दिए जाएंगे और यह एक पूरा कंप्लीट कोर्स होगा जिसमें थ्योरी के क्लास होंगे, MCQ के क्लास होंगे, PDF नोट्स मिलेंगे, ई-बुक्स मिलेंगे, अदर जितनी भी सामग्री हो सकती है वो सारी की सारी इस बैच के अंदर हम आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर आपको लाइव सेशन भी मिलेंगे, यानी लाइव क्लास भी आपको मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।